देखो भाई, नई चीज आपको सिखा रहा हूं बच्चों आज, ध्यान से सुनिएगा। आज नया टॉपिक है, इससे आपको क्या होगा, लगभग 2-3 एक्सरसाइज कवर अप हो जाएंगी और एनसीईआरटी लगभग पूरी कवर हो जाएगी, जितनी चीजें मैं आज की क्लास में आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा और इजीली वी कैन सॉल्व 2 और 3 एक्सरसाइज। अब देखो बच्चों, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स मेथड से कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करना। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? मैट्रिक्स मेथड से कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करना। देखिए कैसे, मैं आपको चीजें समझा रहा हूं। क्वेश्चन के साथ आऊंगा तो बेटर रहेगा, तो मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में ले जा रहा हूं ताकि आपको चीजें एक ही बारी में समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन करेंगे, उसमें लगभग सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी। ठीक, क्वेश्चन ये है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। बाय मैट्रिक्स मेथड से मुझे कुछ इक्वेशन सॉल्व करना। ठीक है, मैथड्स। अब इक्वेशन क्या है तुम्हारे पास? मान लेते हैं इक्वेशन तेरे पास है x + y + z = 5, 2x - y + z = 3, उसके बाद x - 2y + 3z = 7। मान ले 3 इक्वेशन। अब इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना है मुझे विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड। हाउ कैन आई सॉल्व इट? देखिएगा, देखो यार, मैं आपको प्रॉपर एक स्टेप बता रहा हूं। अब मैं आपको बताऊं यार कहां, क्यों, कैसे, तो उसमें जाऊंगा नहीं। ठीक है, उसकी जरूरत भी नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्टली आप लोगों को उसमें ले जा रहा हूं। ये जो बना है, ठीक है, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना, मतलब मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, बोर्ड में आने के चांसेस क्या है? 100%। मतलब आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि बोर्ड में इस कैटेगरी का क्वेश्चन नहीं आया, तो बोर्ड में तो ये आएगा भाई, ये कंफर्म है। तो अगर बोर्ड में ही आता है तो हमें इसे सॉल्व कैसे करना है वो बात समझिएगा और तरीका प्रॉपर वे में सुनिएगा। देखिए, अब सबसे पहला काम, आप ये सोचो कि मेरे को कैलकुलेट क्या करना है, मुझे 3 इक्वेशन को सॉल्व करना है। किस मेथड से? मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो अगर 3 इक्वेशन को बच्चों मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, सबसे पहला स्टेप आपने करना क्या है, जो एक्स वाई जेड तुझे दिख रहा है, इधर समझिए, ये जो आपको एक्स वाई जेड दिख रहा है, इसमें x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट, z के कोफिशिएंट से आपने एक मैट्रिक्स मानना है। लेट कैपिटल A = एक मैट्रिक्स लेनी है और वो मैट्रिक्स तेरे पास आएगी 1 x का कोफिशिएंट, फिर 2 और 1, पहले कॉलम में x का कोफिशिएंट, भाई दूसरे कॉलम में y का कोफिशिएंट और तीसरे कॉलम में z का कोफिशिएंट। बात समझ में आया? ये A मैट्रिक्स है। इसके बाद आपने क्या करना है बच्चों, कैपिटल B मानना है जिसमें आपने कांस्टेंट को लिखना है, और इसके बाद आपने क्या करना है, कैपिटल X मानना है। लेट कैपिटल X = x y z। ये कुछ ऐसा है कि अगर मान लीजिए एक मैट्रिक्स तेरे पास है, ध्यान समझिए, ये कुछ ऐसा है कि अगर एक मैट्रिक्स हमारे पास है, ये मान ले तुम्हारे पास क्या है, ये जो एक्स वाई जेड है, ये किसी चीज की कुछ वो है, सपोज लो प्राइस है, प्राइस पर यूनिट, इतनी चीजें आपने खरीदी, तो जो मैं उसको गुणा करूंगा तो टोटल अमाउंट मिल जाएगा। समझ में आया? तो ये कुछ ऐसा है, समझ में। अब जैसे ही तुम्हारे पास आगे, इसके बाद पूरे प्रोसेस, पूरा स्टेप देखिए एक एक करके, तो आपको चीजें बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी। भाई सबसे पहला काम क्या करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना। बोलो, समझ में आया? मैट्रिक्स तेरे पास आ गई, वी नीड टू फाइंड व्हाट, डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख लेते हैं। वो है तेरे पास कितना भाई, 1 2 1 1 -1 -2 और बेटा 1 1 3। अब इस डिटरमिनेंट को पूरी तरह से सॉल्व करो जैसे हम करते हैं सॉल्व। ठीक है, थोड़ा सा इसका कलर सही नहीं आ रहा, कोई बात, व्हाइट से कर लेते हैं ना, व्हाइट से भी क्लीन होगा, पर्पल होगा इसमें सही। ठीक है, ये ठीक है। अब अगर मैं इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व करूं तो बच्चों डिटरमिनेंट क्या सॉल्व करते हैं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हमने इसको एक्सपेंड कर दिया किसके अलोंग, R1 के अलोंग। तो सब 1 लिखा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हटाए, -3 + 2 यानी कि -1, फिर माइनस का 1 लिखा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हटाए, 2 × 6 -1 5, फिर अगले एलिमेंट 1 लिखा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हटाए, -4 +1 माइनस का 3, बोलो आ गया, क्लियर?
अब जैसे ही लिखा बच्चे, इसके बाद ये आया -1, -5, -3, यानी कि माइनस का 9, ये आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो पहला स्टेप क्या है आपका? डिटरमिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करना, ठीक है, पहला स्टेप। अब जैसे ही आपने डिटरमिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट किया, इसके अगला स्टेप क्या होता है बच्चों? इसका अगला स्टेप है माइनस को कैलकुलेट करना। क्या करना? माइनस कैलकुलेट करना। तो क्या? माइनस कैलकुलेट करना। माइनस क्या होता है देख समझ। अब असल में क्या ना, देखो यार, वैल्यूज में वो नहीं करते हैं। हाँ, बड़ा सिंपल सा लॉजिक ये है कि जो माइनस हैं, कोफैक्टर्स हैं, आपको एज इट इज याद रखना पड़ेगा, ठीक है भाई। क्या होता है माइनस? क्योंकि मैट्रिक्स क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन ही तो है सिर्फ। तो अगर ये एक रिप्रेजेंटेशन है तो हम लोग क्या करेंगे भाई? उस रिप्रेजेंटेशन में बाकी चीजें भी मानेंगे। अब माइनस क्या होता है? जितने एलिमेंट तेरे पास यहाँ पर हैं उतने ही माइनस होते हैं। तो आप ये सोचो कि मेरे पास कितने एलिमेंट है यहाँ पर? 9। तो अगर 9 एलिमेंट तेरे पास है तो भैया 9 माइनस होंगे। यस सर। ठीक है। अब माइनस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? बड़ा सिंपल। रो और कॉलम में हटा देते हैं। आपने करना क्या है, जैसे पहले एलिमेंट को A11 लिखते हैं ना, तो उसके माइनर को M11 लिखते हैं, याद रखेंगे। तो आपने करना क्या है, ये जो मैट्रिक्स तेरे पास है, इसका जो A11 है, इसका M11 माइनर निकलेगा। तो सब आपने करना क्या है, इसके या इससे निकालो या इससे निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके वर्टिकल हॉरिजॉन्टल को हटाए, आपको 4 एलिमेंट नजर आएंगे। उन 4 एलिमेंट को लिख दो भाई। माइनस जैसे हम डिटरमिनेंट निकालते हैं तो थोड़ा अलग होता है, ठीक है, आगे समझ में आता है। तो मेरे पास क्या आएगा बच्चों? सॉल्व करेंगे इसको, माइनर को -3 + 2, यानी कि -1 आएगा। इसके बाद बच्चों M12, इसकी पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इवन पोजीशन है या ऑड पोजीशन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब M12 क्या करेंगे भाई? ये M12 है, A12, इसके वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हटाएं, 6 - 5। तो आपके पास आएगा 2 1 1 3। बोलो ठीक कह रहा हूं? यस सर। 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यार 5 आएगा। कैसे? 2 3 6 -1। गॉट इट। फिर इसके बाद क्या किया हमने? M13 निकाला। तो M13 -2 भैया ये 13 है, देख। तो इसके वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हटाए तो आपके पास आएगा कितना भाई? 2 1 -1, और बच्चे कितना आएगा? 1 - 2। तो सॉल्व करेंगे -4 और +1, तो माइनस का 3 आएगा। बोलो। इसके बाद M21 निकालेंगे। 1 - 2 1। अब M21 मतलब पहले A21 जो एलिमेंट है, A21 ये है, इसके आपने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हटाए 1 तो साहब कितना आया? 1 - 1 भाई आपका आया 1 - 2 और 1 3। सॉल्व किया तो 1 3 3 3 + 2 कितना आएगा? 5। सिमिलरली हमने क्या किया? M22 किया, 2 1 तो फिर हमने 2 2 ये वाला एलिमेंट है, इसके वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हटा दिए। 4 एलिमेंट नजर आ रहे हैं, 1 1 1 3। बोलो। तो भैया 3 - 1 यानी कि 2। हमें पोजीशन से कोई मतलब नहीं होता कि पोजीशन इसकी इवन है या ऑड। गॉट इट। इसके बाद आता है तुम्हारे पास M23। तो भाई ये जो 2 3 तुझे दिख रहा है, 1 1 1 2। इसके वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हटाए तो कितना है? 1 1 1 - 2। तो सॉल्व किया तो भैया -2 -1 -3। यस सर। अब जैसे ये कर दिया, इसके बाद देख कहानी, अभी पूरे माइनर नहीं निकले, इसके बाद क्या निकलेगा? M13 M13 निकले, भैया M31 सॉरी M31 निकालेंगे भाई। तो अगर हम M31 निकालेंगे तो सुनिएगा, तो भाई M31 ये रहा, इसके वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हटाए 1 तो सर कितना आएंगे बता? 1 - 1 1 1 भाई 1 1 -1 1। सॉल्व करेंगे भाई कितना आएगा? 2 आएगा। बोलो ठीक कह रहा हूं? +2। सिमिलरली हमने क्या किया? M32 निकाला। M32 कितना आएगा भाई? सर 1 ये रहा 32, 1 2 वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हटाए 1 2 1 1। तो 1 2 1 1 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे भाई तो 1 - 2 यानी कि -1। अब लास्ट आपका M33 आएगा। M33 कितना आया बता? 1 2 1 -1 वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हटाए तो यानी कि 1 2 1 1 -1। सॉल्व किया भाई तो -1 -2 -3। तो मैंने क्या किया? सारे के सारे माइनर्स कैलकुलेट कर दिए, ठीक है।
अब जितने माइनर्स हमने निकाले बच्चों, उसके बाद हम निकालते हैं कोफैक्टर्स। क्या निकालते हैं? कोफैक्टर्स। अब भाई कोफैक्टर्स क्या होता है देख, ऑड वालों में नेगेटिव आ जाता है। जो माइनर्स होते हैं वैसी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। सिर्फ अंतर क्या होता है कि जो माइनर्स होते हैं उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू में प्लस माइनस नहीं आता, और इसमें क्या आता है? प्लस माइनस आता है। ओनली दिस द डिफरेंस। मतलब क्या हुआ? जो ऑड पोजीशन है न्यूमेरिकल वैल्यू विल बी सेम, पर जो ऑड पोजीशन है वहां पर नेगेटिव लगा देना है। मतलब अगर मैं C11 बोलूं तो जो M11 है C11 भी एग्जैक्टली सेम आता है, पर जो C12 है अगर M12 5 है तो ये -5 आ जाएगा, क्योंकि पोजीशन का नेगेटिव आ जाएगा। जब हम ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है बोर्ड में, तो आप इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं बच्चों? आप डायरेक्टली कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं, माइनस की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब क्योंकि यहां पर समझा रहा हूं इसलिए माइनस निकाल रहा हूं, ठीक है? अब सुनिए, C13 करेंगे तो जो M13 है वही C13 है, कोई नेचर चेंज नहीं होगा। -1 फिर C21 M12 5 है तो ये माइनस का 5 आ जाएगा। C22 कितना आएगा भाई? 2 है, 2 ही रहेगा। C23 कितना आएगा? 3 है, -3 है तो 3 हो जाएगा। अब C31 2 आपके पास 2 है, एग्जैक्टली 2 रहेगा। 1 C32 1 बेटा -1 है, 1 हो जाएगा। C33 कितना हो जाएगा? माइनस। अब मैंने आपको 2 एक्सरसाइज छोड़ी। क्यों छोड़ी? क्योंकि दोनों इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज थी उसमें माइनर कोफैक्टर निकालने के लिए बोला गया था। आपको मैंने समझा दिया, तो इसलिए वो तो एनसीईआरटी वैसे भी एक बार तो करनी है हमें। तो माइनर कोफैक्टर जो हमने कराए वो एग्जैक्टली माइनर कोफैक्टर की एक्सरसाइज थी, इसलिए मैंने छुड़वा दी। सारे क्वेश्चन में यही करना है। गॉट इट और नॉट? अब इसके बाद कोफैक्टर्स के बाद कैलकुलेट होता है बच्चों एडजॉइंट। -3 तो लिखा है। अब एडजॉइंट क्या होता है देख, जितने कोफैक्टर्स आपने कैलकुलेट किए उन सारे कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज एडजॉइंट कहलाता है। मतलब अगर मैं बोलूं आपसे कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, तो साहब एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब जितने कोफैक्टर्स उन सब का ट्रांसपोज, यानी कि C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 और इसका क्या करेंगे? ट्रांसपोज। तो भाई इस केस में अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालें तो हमने क्या करना है? C11 मतलब -1 -5 -3 -5 2 3 और 2 1 और -3, और इसका क्या कर दिया? ट्रांसपोज। तो जैसे इसका ट्रांसपोज करेंगे साहब तो -1 -5 -3 -5 2 3 और 2 1 -3, तो ये क्या आ गया? ये आया एडजॉइंट ऑफ ए। आ गया समझ में? तो किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट का मतलब क्या हुआ? कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। ठीक है, नोट करिए इसको, थोड़ा सा नोट करिए, मैं बोर्ड की जगह बना रहा हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, कुछ पूछना है तो पूछ लो। चलते रहेंगे चाहिए का। हाँ दोबारा पूछ, क्या बोल रहा है? डिटरमिनेंट नहीं आता उसको, कल क्लास में लगी। डिटरमिनेंट क्या होता है अभिषेक? देख, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर मान ले मैं तुझे कह रहा हूं ये मैट्रिक्स है, ठीक है, तो एक डिटरमिनेंट के लिए हमने क्या करना है? 2 स्टिक ऐसे लगानी है। तो तूने करना क्या है? अगर मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग में इसको एक्सपेंड कर सकता हूं। अब एक्सपेंड करने के लिए क्या करना है? मान ले पहला एलिमेंट लिखा, फिर उसके हमने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हटाए, फिर क्या किया? टॉप इंटू बॉटम माइनस बॉटम इंटू टॉप, यानी कि -1 इंटू 3 -3 और माइनस का -2, यानी कि -3 + 2 यानी कि 1 हो गया माइनस का। बोलो आ गया? हाँ, अरे जैसे 10th क्लास में नहीं करते थे याद का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, बस जैसे तुम क्रॉस प्रोडक्ट करते हो ना वेक्टर का, बिल्कुल वही है। अब अभी चल एक बार समझा देता हूं, पहले एक बार नोट कर लो फिर समझाता हूं। पहले नोट कर लो, आप देखो भाई ध्यान से, थोड़ा सा इसको मैं शॉर्ट करता हूं ताकि मैं आपको आगे की चीज बता सकूं। नए पेज पे चले जाओ। नए पेज में थोड़ा इससे लिंक है ना, वो नए पेज की जरूरत है, इसी में हो जाएगा, जगह थोड़ी सी चाहिए। सही प्रीव्यू करके थोड़ा इधर कर दो ना। 1 मिनट भाई, शांत रहे। अरे यार, सर डोंट नो द टेक्नोलॉजी, सर इज ओल्ड मैन। कुपोषित कर दिया उसको।
अब देखो भाई, देखिए इसके बाद जैसे हमने एडजॉइंट निकाल दिया बच्चों, इसके बाद कैलकुलेट तक इनवर्स याद रखना। एडजॉइंट तक ऑलरेडी आप लोगों को समझ में आ गया है, तो मुझे इसमें ज्यादा कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी यू नो वेरी वेल, ठीक है। अब देखो, इधर देखो, अब जैसे ही आपके पास एडजॉइंट आ गया बच्चों, इसके बाद हमने क्या करना है, हमें निकालना है, देखो अरे सुन यहाँ ध्यान दो, 3 की तो जैसे ही आपने एडजॉइंट निकाल दिया बच्चों, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं इनवर्स। अब सुनिए इनवर्स कैसे कैलकुलेट करना है और कैसे कैलकुलेट क्या होता है समझिए, यही आप लोग बार बार कंफ्यूज होते हैं इनवर्स क्या होता है। देखिए भाई इनवर्स क्या होता है बच्चों, किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स का मतलब जब एडजॉइंट ए को उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड करते हैं तो उसे इनवर्स निकलता है। अब मैंने आपको एक बात बोली थी, तुमने मुझसे पूछा कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कब पॉसिबल है, तो साहब किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तब पॉसिबल है जब उसका डिटरमिनेंट जीरो ना हो, क्योंकि अगर डिटरमिनेंट जीरो हो गया नॉट डिफाइंड तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट अपॉन जीरो, वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी कि डिटरमिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, तब जाके कोई भी मैट्रिक्स क्या होती है, इन्वर्टिबल होती है। अब जब इसका इनवर्स निकालेंगे तो ए का इनवर्स क्या हो गया, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी कि 1 अपॉन -9, और आपने क्या करना है, यहां पर मैट्रिक्स लगा देनी है एडजॉइंट, कितना है -1 भाई, -5 -3, उसके बाद -5 2 और 3, इसके बाद बेटे 2 1 और -3, अपॉन में है ना तो ये आपके पास आ गया। अब जैसे आपने इनवर्स निकाला, उसके बाद एक बात याद रखना, मैंने स्टार्टिंग में एक कैपिटल एक्स माना था XYZ, एक कैपिटल बी माना था 5 3 और 7, और एक ए माना था। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, हो क्या रहा है यहां पर, जब मैं इस ए की एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो बी आ रहा ना, हाँ एक्चुअली क्या हो रहा है, जब ए की मल्टीप्लाई एक्स से की जा रही तो बी आ रहा, तो अगर मैं दोनों तरफ इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं तो ये ए इनवर्स बी आएगा, यस सर बोलो, तो ए इनवर्स इंटू ए आई होता है बच्चों, अभी पढ़ेंगे आगे, और ये ए इनवर्स बी हो गया। और किसी आई को अगर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो उस मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो x बराबर हो गया ए इनवर्स बी, ठीक है, x बराबर कितना हो गया, ए इनवर्स बी हमारे पास हो गया। तो ये लॉजिक समझना कि आपके पास जो x होता है वो किसके बराबर होता है, ए इनवर्स बी के बराबर होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं और एक्चुअली क्या है, क्यों हुआ ऐसा, उसका रीजन ये है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, अब बता रहा हूं, देखिए सुनिए, अब अगर सपोज मुझे, मैंने क्या करना बच्चों, x की सिर्फ वैल्यू रखनी है, ठीक है, अब x की जरा वैल्यू रख दो यहां पर, वही आएगा XYZ जो स्टार्टिंग में माना था हमने, देखो, और इज इक्वल टू में ए इनवर्स की वैल्यू रख दो, तो ए इनवर्स कितना है बच्चों हमारे पास, ए इनवर्स अभी हमने निकाला, इसको ना मल्टीप्लाई मत करना अंदर, ये लास्ट में जाएगा अंदर, तो यहां पर आएगा -1 -5 3, माइनस और यहाँ पर आएगा -3, -5 3 नीचे -3 -3, यहाँ पर आएगा -5 2 3, और बेटा 2 1 और -3, और इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आपने किससे करनी है, बी से। बी किसको माना था हमने, 5 3 7, तो भाई 5 3 और 7। अब आपने क्या करना है, XYZ तो अपनी जगह पे रहा, -1/9 ऐसी रहा, और इसको सिंपल मल्टीप्लाई करिए जैसे करते हैं, 3/3 3/1, रिजल्ट क्या आएगा 3/1, तो भाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो साहब कितना आएगा, -5 -15 अब प्लस का 14, बोलो, अगला आएगा -25 +6 अब +7, अगला आएगा माइनस का 15 9 प्लस का 9 और माइनस का 21। यस सर। तो जब सॉल्व करेंगे भाई तो XYZ इज इक्वल टू -1/9 ऐसे रहा, -6 इसको सॉल्व किया तो साहब कितना आएगा -6 -6, यहाँ कितना आएगा 6 7 13, 25 में 13 के तो 12 बचता है माइनस का, -12 यहाँ कितना आएगा भाई 9 15 में से 9 गया मतलब -6 और माइनस का 27 आएगा शायद। यस सर। अब लास्ट में क्या करना है बच्चों, 9 से डिवाइड कर देना। XYZ इज इक्वल टू जब -1/9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा देख लेते हैं, 2/3
भाई 6/9 यानी कि 2/3 आएगा। 4/3 यहाँ कितना आएगा 4/3 आएगा पक्का, और 3 और 4/3 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा 3 आएगा। तो आपने क्या करना है x को भाई तीनों को इक्वेट करो, तो ये x बराबर आ गया 2/3, बेटा y बराबर कितना आ गया 4/3, और लास्ट में आपके पास क्या बचेगा Z Z बराबर भाई z बराबर कितना आ गया। 3 तो ये आपका x y z की वैल्यू निकली। अब ये वैल्यू सही है कि नहीं, अगर मान लो ये कंफर्मेशन मुझे करना है तो बड़ा आसान है यार, इस वैल्यू को उठा करके क्या करो इन इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दो। अगर x y z सेटिस्फाई कर रहा है तो भैया आंसर सही है, अदरवाइज नॉट। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है 5 नंबर का आएगा, फिक्स है क्वेश्चन आना। पर आजकल क्या हो रहा है, थोड़ा ट्रेंड चेंज है बोर्ड में, ये लैंग्वेज में ज्यादा आ रहा है। 2013 के बाद से लैंग्वेज में आ रहा है, अब इसका लैंग्वेज में ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, पर फिलहाल इसको नोट करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट करिए। देखो भाई एक क्वेश्चन दे रहा हूं तुम लोगों को, आप लोग सॉल्व करेंगे उसको, और उसके बाद फिर इसको सॉल्व करते कर लेना, और जो भी तुम्हें डाउट आएगा तो यू कैन आस्क। क्वेश्चन है बच्चों, यूजिंग मैट्रिसेस सॉल्व भाई 4x plus 3y plus 2z is equal to 60। उसके बाद x plus 2y plus 3z is equal to 45, 6x plus 2y plus 3z is equal to 70। तो ये मेरे पास बच्चों मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो चलिए इसको ट्राई करेंगे, आप लोग इसको प्रयास करिएगा, बाकी करेंगे कल। क्लास में ये डिस्कस होगा।